नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। डायरिया को हिंदी और आम बोलचाल की भाषा में दस्त भी कहते हैं। ये पाचन तंत्र से संबंधित एक विकार यानी कि डिसऑर्डर है, जिसमें मरीज को पतला मल होता है। मुख्य रूप से ये समस्या रोटा वायरस के कारण होती है, लेकिन कुछ मामलों में साल्मोनेलिया या ई कोलाई जैसे जीवाणु भी इसका कारण बन सकते हैं। साथ ही कुछ खास प्रकार की दवाओं के सेवन, हार्मोनल विकार या आंतों में सूजन के कारण भी डायरिया की शिकायत हो सकती है। खान-पान और साफ सफाई पर ध्यान देकर वायरस या बैक्टीरिया से होने वाले डायरिया को आसानी से रोका जा सकता है। तो आपको बता दें कि डायरिया जो है वो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम उचित समाधान पहले से ही कर ले। इसमें साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। डायरिया के कारणों की अगर हम बात करें तो डायरिया का सबसे बड़ा कारण है एक वायरस जो आंतों में बुरा प्रभाव डालता है। इस वायरल को गैस्ट्रोएंटेराइड और आंतों का फ्लू भी कहते हैं। हालांकि डायरिया के दूसरे भी कारण हो सकते हैं। इसमें मुख्यतः अगर देखा जाए तो इन्फेक्शन होना, खान पान में एहतियात ना बरतना, किसी दवा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, खान पान की चीजों के प्रति एलर्जी भी हो सकती है। और आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर पालीवाल जुड़ गए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। नमस्कार करता हूं आपको और आपके दर्शकों को। जी डॉक्टर पालीवाल, अगर बात की जाए, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात जब आती है तो अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आती है, जिसमें मुख्यतः अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर शिकायत देखने को मिलती है तो वो है मलेरिया और डायरिया की। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर? देखिए, जो इस वक्त की जो तत्कालीन परेशानियां हैं स्वास्थ्य को लेकर, जिनका सीधा मौसम से संबंध होता है, उनमें डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, डायरिया हुआ, साथ में इस वक्त जो वायरल फीवर आ रहा है वो और निमोनिया, ये सब इस वक्त की कॉमन प्रॉब्लम से ये सबको परेशान करते रहते हैं। यदि हम मौसमी बीमारियों की बात करें तो 5 बीमारियां मुख्यतः इस वक्त जो लोगों में पाई जा रही है। लेकिन अलावा इसके यदि हम बाकी और डायरिया के बारे में बात करें तो डायरिया के पहले तो हमको कारणों को समझना पड़ेगा कि आखिर डायरिया के कारण क्या है। डायरिया के जिन कारणों को देखें तो इसमें वायरल डायरिया हो सकता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में साल्मोनेला और ई कोलाई करके जो बैक्टीरिया होता है इनको डायरिया हो सकता है। कभी कभार एक अमीबा करके होता है, अमीबा को पैरासाइट बोला जाता है। तो वायरल बैक्टीरिया पैरासाइट तीनों डायरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वायरल डायरिया और बैक्टीरियल डायरिया ज्यादा घातक होते हैं, अमीबिक डायरिया इतना ज्यादा घातक नहीं होता। यदि किसी प्रकार जैसे एलर्जी और कारण भी डायरिया हो जाता है। जी डॉक्टर, अगर हमें लगता है कि हमें डायरिया हुआ है तो ऐसे में हमें प्रिकॉशन के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हमें डायरिया हो तो हमें कम से कम हमारा टॉयलेट, यदि कॉमन टॉयलेट घर में हो रही टॉयलेट से, तो सबसे पहले तो हमें अपने टॉयलेट अलग कर लेना चाहिए। उस टॉयलेट को 2-3 दिन के लिए जब तक हम उसको सैनिटाइज ना करा लें, घर का कोई और सदस्य ना जाए, और हमारे कपड़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमारे खान पान को सुधारना चाहिए और हमें जो पानी देनी चाहिए कोशिश करेंगे कि हमारा जो पानी है उबला पानी रहे, साफ पानी है, छना हुआ पानी रहे, या तो छना हुआ हो या उबला हो या साफ पानी। मुख्य तौर पर डायरिया का जो कारण होता है उसमें जब तक कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट आंखों के अंदर, पेट के अंदर नहीं जाता, तब तक सामान्य तौर पर डायरिया नहीं होता। इसको इन्फेक्टिव डायरिया बोलते हैं। इसके अलावा जो डायरिया आता है एलर्जी डायरिया भी हो सकता है और दवाइयों की एंटीबायोटिक की वजह से भी कभी कभी डायरिया होता है, लेकिन उसमें कुछ दस्त लगते हैं। डायरिया के मुख्य तौर पर इस शब्द का उपयोग वही किया जाता है जहां पर कम समय में ज्यादा और बार बार दस्त हो रहे हैं।
तब डायरिया का उपयोग किया जाता है, वरना डायरिया शब्द का उपयोग सामान्य तौर पर लोग भी नहीं करते, इसको लूज मोशन में के उसमें उपयोग में लाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें 3 चीजों पर मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ेगा। यदि हम संक्रमित हुए तो हमारे परिवार का या हमारे कार्यालय का कोई अन्य व्यक्ति संक्रमित ना हो, उसके सावधानी रखें। दूसरा, दूषित भोजन और दूषित पानी से बचकर चलें, बासी भोजन बासी पानी से बचकर चलें, ताजा भोजन में, और साफ सुथरा पानी पिए, खाना पानी पिए। और तीसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यदि हमको ऐसा लगता है कि इसमें चिकित्सक की मशवरे की जरूरत है तो आराम करना जरूरी होता है। 1-2 दिन का आराम कर लें, चिकित्सक से सलाह लेकर ही डायरिया का इलाज करें, क्योंकि डायरिया किस कारण से हुआ इसका निर्धारण चिकित्सक करेगा। वायरस से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है, या पैरासाइट से हुआ है, या दवाइयों से हुआ, या खाने पीने से हुआ, इस चीज का निर्धारण चिकित्सक करेगा। ये 3 बातों का मैं समझता हूँ यदि हम प्रॉपर तरीके से फोकस करते हैं तो हम इस परेशानी से जल्दी ही मुक्ति पा लेते हैं। जी सर, अगर बात की जाए तो कई मामलों में हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जो रेडिएशन थेरेपी करवा रहे होते हैं और कई बार इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसकी वजह से भी इस तरह की बीमारी होती है। आपने आयुषी बिल्कुल सही प्रश्न किया। रेडिएशन में क्या होता है कि रेडिएशन में खासकर जो शरीर में असामान्य कोशिकाएं हैं उनको किल करती है, उनको समाप्त करती है, उनको नष्ट करती है। लेकिन जब पेट में कहीं पर रेडिएशन हो रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में यदि असामान्य कोशिकाओं के साथ जो हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, कुछ रोग होता है, और कुछ बैक्टीरिया फ्रेंडली होती है। जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, करोड़ों की संख्या में पेट में हमारे साथ दोस्ताना रवैये के साथ पेट में बैक्टीरिया रहते हैं, उन बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि खाने के पाचन में उन्हें मददगार होते हैं। तो जो खाने के पाचन में मददगार बैक्टीरिया होते हैं, रेडिएशन से उन बैक्टीरिया की स्ट्रेंथ में संख्या में कमी आने के कारण और कई बार आंखों के ऊपर की झिल्ली में भी थोड़ा बहुत रेडिएशन का नुकसान होने के कारण डायरिया हो सकता है। यदि इस तरह की कोई परिस्थिति है तो चिकित्सक को बताएं, या फिर कुछ समय के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए रेडिएशन को विराम देकर के उसे रेडिएशन शुरू करवा सकते। डॉक्टर पालीवाल, अगर बात की जाए मौसम की तो बारिश से पहले कुछ संकेत जरूर होते हैं, हवाएं चलना और बादल की बात की जाए इसी तरह से कि जब बीमारी आती है तो बीमारी से पहले भी कई लक्षण देखने को मिलते हैं। डायरिया के कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे पहचान की जा सकती है? आयुषी, आपका जो प्रश्न है वो मैं समझता हूँ सभी के एक का, जितने भी आपके दर्शक सुन रहे होंगे उनके एक का प्रश्न। जब भी कभी डायरिया होगा तो सबसे पहले हमारे पेट फूलने की शिकायत होगी, हमारे पेट में कंफर्टेबल स्टेट ऑफ अफेयर, मतलब हमारा पेट कंफर्टेबल नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा कुछ गड़बड़ कर लेंगे। कई बार पेट में मरोड़ आती है, कई बार मछली जैसा लगता है, और पेट फूलने के साथ साथ कभी कभार पेट में इस तरह की गड़बड़ाहट के साथ पेट में दर्द होने लगता है। वो तो जैसे होता है कि जब आंखों में संक्रमण होता है तो उनकी चाल बढ़ जाती है, जो उनकी चाल बढ़ती है तो पेट में गड़बड़ाहट जैसे आवाज आती है। तो सामान्य तौर पर जो सामान्य लक्षण है उनमें सबसे पहले खाना खाने के तुरंत बाद पेट फूलना, या जिस भी कारण से भी डायरिया हो रहा है तो उसके तुरंत बाद या कुछ घंटों बाद ही हमें गड़बड़ लगना, पेट में अपाची जैसा लगना, पेट फूलने जैसा लगना, खाना नहीं पचने की शिकायत होना, उसके अलावा उल्टी जैसा लगना, पेट में मरोड़ होना और पेट में गड़बड़ाहट होना, और कभी कभार एक या दो पहले पतले दस्त होते हैं जो थोड़े थोड़े दस्त होते हैं। ये ऐसे संकेत हैं जिससे हमें समझ में आ जाता है कि हमें निश्चित तौर पर यदि शरीर की क्षमता से ज्यादा संक्रमण होगा, शरीर की इम्यूनिटी से ज्यादा संक्रमण होगा तो वो चीज हमें कुछ घंटों के अंदर अंदर ही दस्त में तब्दील हो जाती है, और कभी कभार दस्त के साथ साथ उल्टियां होती है। कभी कभार कुछ मरीजों में तेज बुखार आता है, लेकिन अक्सर बहुत सारे मरीजों में सामान्य आया हल्का बुखार जरूर आता है। जी अगर बात की जाए डायरिया की तो क्रॉनिक डायरिया और नॉर्मल डायरिया इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है? देखिए, क्रॉनिक डायरिया में क्रॉनिक कोलाइटिस होती है, क्रॉनिक कोलाइटिस एमिलियोसिस भी हो सकती है, क्रॉनिक कोलाइटिस के कारण क्रोन डिजीज भी हो सकता है, उसके अलावा क्रॉनिक कोलाइटिस का कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकती है। तो क्रॉनिक कोलाइटिस में क्या होता है कि मरीज को या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको क्रॉनिक कोलाइटिस हो जाती है, या फिर कई बार कोई बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं लंबे समय तक
इम्यूनोथेरेपी पर होते हैं या कैंसर ड्रग्स पर होते हैं या स्टेरॉइड्स पर होते हैं, तो उनको भी क्रॉनिक कोलाइटिस और क्रॉनिक डायरिया होता है। क्रॉनिक डायरिया का ये मतलब होता है कि सामान्य तौर पर मनुष्य 1 या 2 बार पाखाना जाता है, लेकिन क्रॉनिक डायरिया में इसकी संख्या बढ़कर 4, 5 या 6 बार हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा स्वरूप ये रहता है कि क्रॉनिक डायरिया में कभी भी मोशन आने का समय निश्चित नहीं होता। कभी 2 घंटे बाद भी आपको फिर से पाखाना आ रहा है, कभी 6 घंटे बाद भी आपको फिर से पाखाना आ रहा है, और कभी कभार रात में सोने के बाद आपको पेट में अचानक मरोड़ से उठती है, हटन से उठती है, तो फिर एक बार फिर खुलती है, आपको पाखाना जाना पड़ता है। तो ये हो गया क्रॉनिक डायरिया। तो क्रॉनिक डायरिया का कारण रेडिएशन हो सकता है, क्रॉनिक डायरिया का कारण डायबिटीज, लंबे समय से डायबिटीज के कारण इम्यूनिटी कमी वो हो सकता है, क्रॉनिक डायरिया का कारण आपको लंबे समय तक एंटीबायोटिक का सेवन हो सकता है, स्टेरॉइड्स का सेवन हो सकता है, या फिर क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर एमीबियासिस, इस तरह की बीमारियां होती है, उनके कारण क्रॉनिक डायरिया हो सकता है। तो क्रॉनिक डायरिया में सामान्य तौर पर सेमी सॉलिड मतलब आधा पतला लूज मोशन होगा, लेकिन डायरिया में पूरी तरह पानी वाटरी लूज मोशन होगा, तो दोनों में मुख्य पेशेंट होता है। तो डायरिया में जो होता है मोशन बार बार होता है, वाटरी डायरिया होता है, एक दिन में कम से कम 8 से लेकर 15, 20, 25 से 30 बार होता है। खासकर जब कॉलरा या हेली जैसा होता है या वायरल डायरिया होता है, तो ऐसे में अनगिनत लूज मोशन 24 घंटे में होती है, जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। और कभी कभार की स्थिति आ जाती है कि मरीज को डायपर लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि मोशन आने और उसके पाखाने तक जाने के बीच में ही उसको पाखाना कपड़े में निकल जाता है। तो दोनों में मूल अंतर है, मोटा मोटा अंतर है, जिनको आम आदमियों के लिए मैं समझता हूँ यदि समझेंगे तो उनको उसमें काफी राहत मिलेगी और काफी जानकारी मिलेगी। जी डॉक्टर, अगर बात की जाए तो डायरिया में दस्त की शिकायत होती है, कई मामलों में दस्त के साथ ब्लीडिंग भी होती है। किस वजह से ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग जब हो तो ऐसे में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए कहीं पर भी ब्लीडिंग तभी होगी जब उसके पीछे कुछ कारण होगा। पहला, कई बार कोलाइटिस या डायरिया की वजह से आंख के अंदर की झिल्ली के ऊपर छाले पड़ जाते हैं, उन छालों में से रक्तस्राव होता है। तो या तो काला पखाना हो सकता है या कभी कभार फ्रेंच ब्लीडिंग हो सकती है। फ्रेंच ब्लीडिंग होने का मतलब ये है कि आंखों में संक्रमण का प्रकार गंभीर है, गंभीरता से संक्रमण हुआ है, और कुछ मरीजों में 1 या 2% मरीजों में इस तरह के संक्रमण के बाद कई बार आंखें फट भी जाती है, लेकिन वो परिस्थिति बहुत कम नहीं होती है। तो यदि आपको लूज मोशन के साथ ब्लड आ रहा है तो आपको बिल्कुल घर में ना रहें। ये सबसे बड़ा संकेत है कि आपको तुरंत जाकर चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए, और परिस्थिति यदि चिकित्सक बोलता है कि भर्ती होना तो भर्ती ही होना ही चाहिए। इस तरह के रोगियों को कभी भी घर में इलाज करना ठीक नहीं होता, और घर में इलाज करने के चक्कर में कई बार इनकी हालात बिगड़ती हैं, और हालात बिगड़ने के बाद ये अन्य गंभीर परिस्थितियों में चले जाते हैं, जिसके कारण लिवर में खराबी या गुर्दों में खराबी या डिहाइड्रेशन के कारण ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाना, ये सब परिस्थितियां होती। खासकर यदि आपको डायरिया के साथ ब्लड आया है, यदि आपकी उम्र ज्यादा है या छोटे बच्चे हैं तो तुरंत चिकित्सक को पास दें। यदि आप डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई लंबी बीमारी का इलाज ले रहे हैं तुरंत चिकित्सक के पास दें। यदि आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या आपको कैंसर की कोई दवाई कैंसर थेरेपी चले तो तुरंत चिकित्सक के पास जाए। मतलब इसका ये है कि यदि आपके साथ कोई ऐसी बीमारी साथ में है जिसको हम ये बोल सकते हैं कि पहले से ही इनमें ये बीमारियां हैं, तो यदि पहले से ही कोई और बीमारी है तो ऐसी परिस्थिति में यदि आपको लेटरिन में ब्लड आया है, चिकित्सक से सलाह लो, भर्ती करके ही इलाज करना, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही ज्यादा घातक हो सकती है। जी ये हमने बात कर ली डायरिया के लक्षण की और कारण की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उपाय की। डायरिया से बचने के लिए अगर हम बात करें तो सर क्या शुरुआती स्टेज में कोई घरेलू उपाय भी किया जा सकता है? सामान्य तौर पर यदि आपको डायरिया हुआ है तो सबसे पहले तो आपको घरेलू उपाय में सबसे पहले तो दही लीजिए, ताजी वाली छाछ या मठा लीजिए। उसके अलावा ऐसी चीजें लीजिए जो पेट को ठंडक देती है। आइसक्रीम नहीं लेना चाहिए, आइसक्रीम मत लीजिए, चाय कॉफी मत लीजिए, दही छाछ या मठा लीजिए। और उसके साथ कभी भी आपको मीठा लेने का इरादा भी है तो फिर कोशिश करिए कि शिकंज जैसा मीठा जिसमें मक्खन या जिसमें खासकर दही से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट लीजिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, छना हुआ पानी पीजिए, खाने में हल्का भोजन दलिया डालता है लीजिए। इसके अलावा रात में अवॉइड ज्यादा खाना अवॉइड करिए, पेट भर खाना मत खाइए, दिन भर में 4 या 5 बार
थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, और उसके साथ जरूरी ये होता है कि थोड़ा आराम भी कीजिए। डॉक्टर, ऐसी कंडीशन में हमें इलेक्ट्रॉइड या स्पोर्ट ड्रिंक पीने की भी सुझाव देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि मार्केट में मिलावट बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसे में स्पोर्ट्स ड्रिंक जो मार्केट में अवेलेबल है वो प्राण घातक भी साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में इनकी तुलना में हमें क्या यूज करना चाहिए? देखिए, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जिनको अपन ये मान के चले कि आप एनर्जी ड्रिंक भी बोलते हैं, मैं तो उनको सिरे से खारिज करता हूँ जी। यदि वो किसी अच्छी कंपनी के बने हैं तो हर व्यक्ति आज की तारीख में पड़ा हुआ है। एनर्जी ड्रिंक या स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में वो उसके कंटेंट देखिए कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, उसमें मिनरल्स कौन कौन से हैं, उसमें प्रोटीन कितना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसमें बाकी अन्य प्रोडक्ट में खासकर जो उसमें एक जो उसको ये डाला जाता है जिसकी वजह से वो सुरक्षित रहता है, उसका कंटेंट कितना है। और आजकल हर लोग व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कम से कम उनको आप अपने नॉलेज से टेस्ट कर सकते हो कि ये आपको स्पोर्ट्स ड्रिंक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अच्छी कंपनी के ISI मार्क वाले या FSI मार्क वाले FCC SSI मार्क वाले आप एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह तो बल्कि यह है कि शहद पानी लीजिए, नींबू पानी लीजिए, आप छाछ लीजिए, मठा लीजिए, दही लीजिए, चिकन लीजिए और खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए और साफ और पर्याप्त मात्रा में छना हुआ पानी पीजिए, ये ज्यादा उपयोगी होंगे। एनर्जी ड्रिंक्स या स्पोर्ट्स ड्रिंक्स को बिल्कुल अवॉइड करने के मैं यहाँ पर आपको सभी को मशवरा दूंगा कि नहीं करना चाहिए इसको करना। जी सर, डायरिया को लेकर अमूमन सवाल जो है वो पूछे जाते हैं कि डायरिया कितने दिन में ठीक हो जाता है? इसकी क्या कोई सीमित स्थिति है कि 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा या फिर 1 हफ्ते का भी समय लग सकता है? देखिए, क्रॉनिक डायरिया है तो क्रॉनिक डायरिया में तो हम जब तक उसके कारण पर भी नहीं आएंगे उसका निवारण नहीं कर सकते जी। तो क्रॉनिक डायरिया में हमको कारण देखना पड़ेगा कि क्रॉनिक डायरिया उसको बोलते हैं जो हफ्तों चलता रहता है, कई दिन तक चलता रहता है और महीने चलता रहता है। किस कारण से क्रॉनिक डायरिया हो उस कारण को भी ध्यान देना पड़ेगा, उसे भी फोकस करना पड़ेगा। और उसको भी फोकस करने के साथ साथ यदि मान लो दवाई आवश्यक है तो चिकित्सक से मेडिसिन टाइट्रेट करवाना पड़ेगा, लेकिन उसको पुनर्निर्धारण करवाना पड़ेगा जी। ये जगह क्रॉनिक डायरिया है। एक्यूट डायरिया में भी वायरल डायरिया है तो कम से कम 5 से 7 दिन लेता है। यदि वो टाइफाइड साल्मोनेला की वजह से या फिर बोल सकते हैं इसको रेजे के कारण है तो वो भी लंबा टाइम लेता है। ई कोलाई वाला डायरिया कम समय में ठीक हो जाता है और उसके अलावा अमीबियासिस वाला डायरिया भी कम समय में ठीक हो जाता है। अमीबियासिस ई कोलाई तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वायरल डायरिया है या कॉलेरा रेजे वाला डायरिया है तो वो समय लेगा। रेजे वाले डायरिया वायरल डायरिया में अक्सर होता है कि अचानक शरीर में पानी की कमी आती है। आज हिंदुस्तान में जितने भी किडनी रोगी हैं उन किडनी रोगियों के किडनी फैलने के कारण का आप विश्लेषण करेंगे तो कम से कम 40% किडनी रोगी वो हैं जिन्होंने डायरिया के समय, लूज मोशन के समय, हैजे के समय, उल्टी दस्त के समय ठीक से इलाज नहीं कराया, पर्याप्त पानी नहीं पिया, उसके कारण उनके गुर्दे खराब हो गए। तो खासकर वायरल डायरिया और कॉलेरा वाला डायरिया जिसमें लगातार आपको लूज मोशन करें इसमें रिस्क मत लीजिए, वरना यदि आपके गुर्दे खराब हो गए तो आप नए सिरे से गुर्दों की खराबी के बाद एक नई समस्या, एक बड़ी समस्या में उलझ जाएंगे। और कई बार उसमें कई रोगियों को डायलिसिस की जरूरत लगती है। कई रोगियों को तो ये तक होता है कि डायलिसिस से उनका जीवन तो लंबा हो जाता है और जीवन को सुरक्षित करने के लिए उनको किडनी ट्रांसप्लांट तक कराना पड़ता है जी। डॉक्टर, एक्यूट डायरिया और परसिस्टेंट डायरिया इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है? एक्यूट डायरिया तो ये कि अचानक होगा और आप ठीक से इलाज करा लेंगे, सही तरीके से इलाज करा लेंगे ठीक हो जाएगा। और परसिस्टेंट डायरिया में नहीं बोलूंगा तो क्रॉनिक डायरिया बोलूंगा। क्रॉनिक डायरिया में यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो लोग अक्सर अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज टाइम नहीं चलता है, क्रोनिक डिजीज का उम्र टाइम नहीं चलता, वो लोग बंद कर देते हैं। कई बार लोग बाहर का खाना, अक्सर बाहर का खाना खाते हैं क्योंकि घर के खाने की उनकी व्यवस्था नहीं होती, तो ऐसे में उनके पेट में अमीबियासिस होती है, उसकी वजह से भी क्रॉनिक डायरिया उनको रहता है। तो उनको ये देखना पड़ेगा कि क्रॉनिक डायरिया में यदि उनको अमीबियासिस है तो अमीबियासिस का इलाज कराएं, यदि उनको क्रोनिक डिजीज है तो उसका इलाज कराएं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसका इलाज कराएं। लेकिन कभी कभार एक और डायरिया आता है जिसको अपन बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। दूध भी कई बार लोगों को मतलब इंटॉलरेंट होता है, दूध की वजह से कुछ लोगों को बहुत कम होता है
तो दूध की वजह से इसको लैक्टोजन इंटॉलरेंस बोलते हैं। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लेने से लोगों को डायरिया होता है, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत कम है। लेकिन यदि चिकित्सक ने आपको आपकी बीमारी के बारे में निर्धारित कर दिया है कि दूध या दूध के बने उत्पादों से हो रहा है, दही से हो रहा है, मिठाई से हो रहा है, मावा से हो रहा है, तो फिर उन प्रोडक्ट को आपको बंद करना पड़ेगा। दूध मिल्क प्रोडक्ट के मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बंद करना पड़ेगा। यदि आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बंद कर देंगे तो भी आपको क्रॉनिक डायरिया जो है काफी कुछ आपको नियंत्रण में रहेगा। और आपको वो जो क्रॉनिक डायरिया का नियंत्रण वो उसमें रोगी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रोगी होती है। और रोगी क्या चाहता है, कैसे चाहता है, कितना चाहता है, ये उस पर भी निर्भर करता है। अक्सर लोग लंबी बीमारी है जो क्रॉनिक डिजीज है दवाइयां बंद कर देते हैं, इसलिए उनको जैसे डायरिया होने लगता है। तो क्रॉनिक डायरिया के कारण को हमको कंट्रोल में रखने के बाद हम क्रॉनिक डायरिया से मुक्त पा सकते हैं। जी, अंतिम सवाल मेरा सर ये है कि डायरिया पर हमने बात की कि क्या हमें खाना चाहिए, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें परहेज करना होगा? देखिए, यदि आपको डायरिया हुआ है तो सामान्य तौर पर पेट फूलेगा, पेट फूलने के साथ पेट में दर्द होगा, दर्द होने के साथ साथ आपको पेट में गड़बड़ाहट होगी और पेट में जलन के साथ साथ कई बार उल्टी भी होती। यदि आपको डायरिया हुआ है या इससे कोई भी सिम्टम्स है तो सबसे पहले आप कॉफी अवॉइड करिए, चाय मत लीजिए, कॉफी मत पीजिए, कोई भी गर्म चीज मत लीजिए, मिर्च मसाला कम लीजिए, तली भुनी चीजें कम खाइए। आप मान के चलिए कि पिज्जा बर्गर जिस तरह की जो फास्ट फूड है ये बिल्कुल मत लीजिए, मैगी मत लीजिए और पराठे मत लीजिए, समोसे कचौरी मत लीजिए। ऐसा कोई भी खाने का पदार्थ जो खासकर पार्टियों में पसंद किया जाता है वो बिल्कुल मत लीजिए। आप खाने में सादा दलिया लीजिए, दाल चावल ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। क्या क्या नहीं लेना है इसमें आपको मैंने जो चीजें बताई, मिर्च और गरम मसाला अवॉइड करिए, चाय और कॉफी अवॉइड कीजिए, गरम खाना अवॉइड कीजिए, थोड़ा कुनकुना खाना खा सकते हैं और फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, हेवी मील अवॉइड कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम डायरिया से बचाव कर सकते हैं और अगर हमें डायरिया है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे परहेज करना चाहिए और डायरिया की गंभीर स्थिति कैसे पहचानी जा सकती है। आपको बता दें कि डायरिया जो होता है उसके 3 प्रकार देखे जाते हैं। सबसे खतरनाक डायरिया जो होता है उसे क्रॉनिक डायरिया भी कहा जाता है। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।